बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अ वेरी गुड मॉर्निंग लाहौर। दिस इज़ रुवेज़ा राजपूत। एक नई चमकती महकती मुस्कुराती सुबह के साथ आप सबको मेरा सलाम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे और अपने दिन का आगाज़ बाकायदगी से एक नई उम्मीद और उमंग के साथ कर चुके होंगे। अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं वेदर अपडेट के साथ। हमारे साथ लाहौर रंग की रिपोर्टर फ़ाखिरा मौजूद हैं। फ़ाखिरा, बताइएगा कि आज का मौसम कैसा रहने वाला है? जी, बागों के शहर के मौसम की बात करें तो शहर लाहौर ने धुंध की सफ़ेद चादर ओढ़ ली है। सर्दी की शिद्दत में मुसलसल इजाफा महसूस किया जा रहा है। शहर का जो कम से कम दर्जा हरारत है 60 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया और ज़्यादा से ज़्यादा जो दर्जा हरारत 21 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने के इम्कान है। दर्जा हरारत में भी वाज़ह कमी के बाद जो सर्दी है उसकी शिद्दत में मुसलसल इजाफा महसूस किया जा रहा है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान बारिश की कोई पेशगोई नहीं की गई, लेकिन आइंदा दिनों में मौसम मज़ीद खुश्क और सर्द रहने की पेशगोई की गई है। हवा में जो नमी का तनासब है 85% रिकॉर्ड किया गया और 3 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। खुश्क सर्द हवाएं चलने से भी मौसम में काफ़ी तब्दीली महसूस की जा रही है। बदलते मौसम के साथ साथ शहर को स्मोक ने भी अपनी लपेट में ले रखा है। AQI की अगर बात करें तो शहर का जो ओस्ट एयर क्वालिटी इंडेक्स है 200 रिकॉर्ड किया गया और फ़िज़ाई आलूदगी की फहरिस्त में लाहौर शहर 5वें नंबर पर है। फ़िज़ाई आलूदगी बढ़ने से जो शहरियों को काफ़ी मुश्किलात का सामना दरपेश है। सांस लेने के जो मरीज़ हैं उनको भी सांस में मुश्किलात का सामना दरपेश है। तिबी माहिरीन का कहना है कि शहरी गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करें, एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद रहें, मास्क और चश्मे का इस्तेमाल। जी, मौसम की अगर हम बात करें तो मौसम भी बहुत मूडी है। कभी गर्म हो जाता है, कभी सर्द हो जाता है और अपनी मर्ज़ी से जो है अपनी मर्ज़ी ही करता है हमेशा। लेट्स मूविंग टू द फर्स्ट टॉप स्टोरी ऑफ द डे। यहाँ बात कर लेते हैं मारूफ और मशहूर फुटबॉल के सबसे बेहतरीन खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो की। रोनाल्डो ने जनाब अपने नाम एक और बड़ा एजाज़ कर लिया है। इन्होंने रवा साल में टोटल 53 गोल्स करके अपने नाम एक बड़ा टाइटल कर लिया है। और याद रहे कि अगर हम इनकी बात करें तो साथ में हमें और भी अच्छे प्लेयर्स को याद रखना चाहिए। और यहाँ बात कर लेते हैं हम हैरी केन की और एम्बापे की, जिनके गोल्स टोटल 52 हैं और रोनाल्डो के 53 हैं। और यहीं पे हम एयरिंग की भी बात कर लेते हैं। एयरिंग हॉलैंड जो है उनके 50 गोल्स हैं और उनके पास ये टाइटल अपने नाम करने का अभी मौका भी है। एक मैच आज है और एक 30 को है और हो सकता है कि ये उनका ये रैकेट तोड़ दें, लेकिन फिल वक्त रोनाल्डो ने अपने नाम ये टाइटल कर लिया है। सेकंड टॉप स्टोरी आपको बताते चले जी, भारतीय अदाकार वरुण धवन के हवाले से कि वरुण धवन ने जनाब उनकी एक न्यू फिल्म है जिसमें वो चौथी बार ज़ख्मी हुए हैं और अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे उन्होंने अपनी पिक्चर शेयर करते हुए नीचे कैप्शन में लिखा है, एक और शूटिंग का दिन और एक और चैलेंज के साथ। यानी कि वो कहते हैं कि ये जो अदाकारी है वो उतनी आसान नहीं है जिस कदर दिखती है। हम रोज़ एक का चैलेंज के साथ अपनी शूट पे जाते हैं और कोशिश करते हैं कि अच्छे से अच्छा परफॉर्म कर सके। तीसरी स्टोरी के जानिब आते हैं। तीसरी स्टोरी जी अपने आप में ईमानदारी की एक अजीम मिसाल रखती है। जी मैं बात कर रही हूँ अमरीकी रियासत आर्कनसास की, जिसके एक शहरी ने उनको एक चीज़ मिली है, बड़ी दिलचस्प सी है। जब मैं रीड कर रही थी तो मुझे खुद बहुत अच्छी लगी। वो अपनी एक दोस्त के साथ एक पार्क में जाते हैं चहलकदमी के लिए और वहाँ उनको एक चमकता हुआ शीशे का टुकड़ा मिलता है जिसे वो उठा लेते हैं और अपने साथ घर ले जाते हैं। एक वीक उस पर तहकीक करने के बाद वो अच्छा एक क्यूरियोसिटी पैदा हो जाती है कि ये है क्या। उनका बेटा उनको कहता है ये जी मैं बात कर रही हूँ एवंस की। एवन के बेटे कहते हैं कि डैडी ये जो टुकड़ा है ये इतना शाइनी है, इतना चमक रहा है और इतना खूबसूरत लग रहा है, इतनी रोशनी, एक अलग सी रोशनी इसमें नज़र आ रही है। तो क्यों ना हम पार्क के इंतज़ामिया को ये बताएं और उनसे ये जाने कि आखिर ये टुकड़ा है क्या। जी वो पूछते हैं और पार्क की इंतज़ामिया उन्हें बताती है कि वो ना सिर्फ कोई मामूली सा टुकड़ा बल्कि एक असली डायमंड है जो कि 4 to 5 कैरेट के दरमियान था। आप कह सकते हैं उसको मेयर उन्होंने जो किया। और फिर वो एवन क्या करते हैं, पार्क के इंतज़ामिया को वो वापस कर देते हैं। पार्क की इंतज़ामिया बहुत उनका शुक्रिया अदा करती है और उन्हें कहती है कि हम बहुत खुश नसीब हैं कि एवन ने हमें ये हीरे का टुकड़ा वापस कर दिया है। इसी के साथ एक छोटे से ब्रेक पे जाते हैं और वापस आते हैं, प्रोग्राम को कंटिन्यू करेंगे। स्टे ट्यून्ड।
वेलकम बैक जी, गुड मॉर्निंग वंस अगेन। हाइलाइट्स की जानिब आते हैं। सर्दियों में पंजीरी खाने से हमें क्या क्या फ़ायदे हासिल होते हैं, खुद पसंदी का रुझान क्यों बढ़ता जा रहा है। आज प्रोग्राम में लगाएंगे म्यूज़िक का तड़का और आपको मिलवाएंगे नौजवान उभरते गुलकार से। और आपका आज का दिन कैसा रहेगा। हेल्थ एंड फिटनेस सेगमेंट की जानिब आते हैं, जिसमें हम आज बात करने वाले हैं पंजीरी के हवाले से। ये पंजीरी एक जी मीठी डिश है, आप कह सकते हैं इंडिया में और पाकिस्तान में सौगात भी कह सकते हैं और मशहूर भी है। इसके इंग्रेडिएंट्स की अगर हम बात करें तो देसी घी, चीनी और ये मेवे के छिलके से मिल के बनता है। ज़्यादा मालूमात मैं आपको दे दूंगी तो हमारे मेहमान क्या बताएंगे। हमारे साथ जी मौजूद है तबस्सुम खालिद। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? ठीक, शुक्र अल्लाह का। आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, ऑल गुड। अच्छा, सबसे पहले मैं ये जानना चाहती हूँ कि पंजीरी बनाने के क्या अच्छा, पंजीरी बनाने के क्या इंग्रेडिएंट्स? ओके, सबसे पहले तो मैं यहाँ पे बताती चलूँ कि पंजीरी जो है ना बड़ा कंट्रोवर्शियल सा टॉपिक है मेरे लिए। क्योंकि इसकी अवेयरनेस ना लोगों में कम बहुत है। अवेयरनेस इस लिहाज से कम है कि वैसे तो जैसे ही सर्दियाँ आती है ना, लोग कहते हैं पंजीरी हम पे फ़र्ज़ हो गई है। हर घर में कॉमन एक ये फूड है और लोगों को बड़ी पसंद भी है, लोग बहुत खुशी से इसको खाते हैं। अवेयरनेस अब किस लिहाज से कम है कि इसको बनाना कैसे, इसकी प्रिपरेशन कैसे करनी है। और उसके लिए आई एम रियली ग्रेट कि आज जो भी लोग मुझे देख रहे होंगे उनको काफ़ी कुछ पता चलने वाला है कि जिस तरीके से वो पंजीरी को बनाते हैं दैट इज़ एक्चुअली लाइक कैसे वो इफ़ेक्ट कर रही है उनको, कैसे वो उनके हेल्थ बेनिफिट्स को मिनिमाइज़ कर रही है। सो दैट इज़ द थिंग। तो इंग्रेडिएंट्स की आपने बात की कि कौन से मेन इंग्रेडिएंट्स होते हैं। अब पंजीरी बनाने में ना जो मेन फोकस है, चीनी का बड़ा यूज़ होता है, ठीक है। और जैसा कि सबको पता है कि चीनी इज़ एन आर्टिफिशियल स्वीटनर, तो उसका यूज़ करने से ना इसके हेल्थ बेनिफिट्स बिल्कुल मिनिमाइज़ हो जाते हैं। तो सबसे पहले तो ये कि आप चीनी को बिल्कुल भी इसमें यूज़ ना किया करें। और उसके अलावा ये जो इसमें नट्स यूज़ करते हैं, देसी घी यूज़ करते हैं, ये तो डेफिनेटली हेल्थ के लिए एक बहुत अच्छी चीज़ है और उसके लिए फ़ायदा ही पहुँचाते हैं उसको। कितने फ़ायदे हैं इसके? बेनिफिट्स इसके अल्टीमेटली हैं। देखिए, नेचुरली कोई भी चीज़ है ना हमारे पास, और पंजीरी के अंदर यूज़ ही नेचुरल चीज़ें होती हैं। स्वीटनर ये आर्टिफिशियल, जो चीनी की मैंने बात की, इसके अलावा हर चीज़ नेचुरल होती है, ठीक है। लाइक नट्स इसमें यूज़ कर रहे होते हैं हम, वो फूल मखाना होते हैं, वो बड़ा इसके अंदर जो है ना एक रुझान है उसको यूज़ करने का। तो इन सारी चीज़ों के हेल्थ बेनिफिट्स इस सेंस में हैं कि आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। पोस्ट प्रेगनेंसी जो लेडीज़ हैं उसको यूज़ करती हैं फॉर द एनर्जी, लाइक जिनके अंदर एनर्जी कम होती है, और जिन मेनली ख़वातीन के अंदर आर्थराइटिस का प्रॉब्लम होता है, ऑस्टियोपोरोसिस का प्रॉब्लम होता है, वो इसको यूज़ करते हैं क्योंकि बोन्स जो है वो पोरस हो जाती हैं। तबस्सुम, ये बताइएगा कि किस मौसम में इसको इस्तेमाल करना चाहिए? मौसम इसका देखें, रुझान भी इसका सर्दी में ही है और बेनिफिट्स इसके जो हैं वो मेनली सर्दियों में ही आते हैं, क्योंकि इट इज़ लाइक इसकी तासीर थोड़ी सी गर्म होती है। और इसको मैं खुद भी यही रेकमेंड करती हूँ कि आप इसको सर्दियों में ही यूज़ करें। अब कुछ लोग होते हैं जिनको बहुत पसंद होती है, वो इसको एज अ लाइक कहते हैं ना गर्मियों में भी एज अ डिज़र्ट यूज़ करते हैं, तो वो फिर इसको थोड़ा सा मिनिमाइज़ कर लें, थोड़ा सा क्वान्टिटी को हाफ कर लें, लेकिन मेनली जो है इसको सर्दियों में ही यूज़ करना चाहिए। अच्छा, इसको खाने का कोई मखसूस टाइम है कि इसको आप अपने मील के बाद आपको खाना चाहिए या बिफोर द मील? अच्छा, ये ना थोड़ा सा लाइक मैं बताती चलूँ कि इसके अंदर ये सीन होता है कि जो फॉर एग्जांपल पेशेंट्स होते हैं और उन्होंने अगर डाइट में इसको इंक्लूड करना है, डाइट प्लान तो लाइक प्रॉपर्ली एक डाइट का सीन होता है कि उसके अंदर जिस टाइम पे जो भी वो होता है ना वो प्रॉपर्ली मेंशन होता है। अब उसके अंदर क्या होता है, जिन लोगों ने पर्सनस ने वेट लॉस के लिए इसको यूज़ करना है, ठीक है, पंजीरी वेट लॉस के लिए भी, वेट मेंटेनेंस के लिए भी यूज़ होती है। तो जिन पर्सनस ने वेट मेंटेनेंस के लिए, वेट लॉस के लिए इसको यूज़ करना है, वो इसको मॉर्निंग में लें। मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट की जगह, लाइक जो नॉर्मल ब्रेकफास्ट लेते हैं उसकी जगह ये प्रॉपर उसको एक, अगर आप लोग cover up वजन कर कम करना देती है। चाहते हैं तो आपने नाश्ते से पहले इसको खाना है। नाश्ते की जगह, नाश्ते को नाश्ते रिप्लेस की करके जगह, बिल्कुल। 2 टेबलस्पून ऑफ पंजीरी प्लस अ ग्लास ऑफ मिल्क इज़ अ परफेक्ट ब्रेकफास्ट फॉर वेट लॉस। अरे वाह! और आपको लगता है उससे भूख मिट जाएगी? नहीं, वेट लॉस के लिए डेफिनेटली इसको थोड़ा सा करना चाहिए, क्योंकि प्रॉपर्ली इसके अंदर सारे इंग्रेडिएंट्स होते हैं, सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो उसको कवर अप कर देते हैं। अच्छा, जहाँ हम फ़ायदों की बात करते हैं वहाँ नुकसानात भी होते हैं, तो ऐसे आपको क्या लगता है कि इसके नुकसानात भी हो सकते हैं? नुकसानात की बात करूँ तो देखें, मेनली जो पोस्ट प्रेगनेंसी लेडीज़ होती हैं ना, वो लोग उनके अंदर किलो खा लेती हैं, ठीक है। उनको लगता है कि भाई एनर्जी प्रोडक्शन बस यहीं से होनी है और उनको प्रॉपर्ली वो इस चीज़ को यूज़ करती हैं। अब जो पर्सनस, मैं बिल्कुल भी इसको रेकमेंड नहीं करती 2 टेबलस्पून से ज़्यादा, और इसको आपने डेली बेसिस पे सिर्फ एक टाइम लेना है, रिपीटेडली इसको यूज़ नहीं करना, और सिर्फ एक टाइम लेना है। अब एक टाइम ले रहे हैं उसके कोई भी आपको नुकसानात नहीं होंगे। और मैंने बताया कि नेचुरल चीज़ों के ना नुकसान बहुत कम होते हैं। ये चीज़ होती है कि आपको उसके फ़ायदे कम होते हैं जैसे आप उसकी प्रिपरेशन करते हैं, लेकिन नुकसान इसके बहुत कम है। आर्टिफिशियल स्वीटनर नहीं यूज़ करें, चीनी उसमें यूज़ नहीं करें, तो अल्टीमेटली इट इज़ अ बेनिफिशियल थिंग।
अच्छा, ज़बरदस्त, इन्होंने मिक़दार भी हमें बता दी है कि मिक़दार कितनी होनी चाहिए। अच्छा, मुझे ये बताइए कि अगर जैसे इंग्रेडिएंट्स की हमने बात की है, कौन सा ऐसा इंग्रेडिएंट है जो नहीं भी होगा तो भी काम चल जाएगा? जो नहीं भी होगा तो काम चल जाएगा। जैसे अच्छा, आपने इसके- चीनी का बताया जी, कि जी, जी। चीनी तो उसमें लाज़मी होनी चाहिए। नो 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 नो, आई एम सेइंग कि 3 इंग्रेडिएंट्स जो है ना वो मेन इसके अंदर होते हैं, ठीक है, जो लोग यूज़ करते हैं, चीनी, नट्स एंड देसी घी, ठीक है। अब इसके अंदर चीनी लाजमी लोग यूज़ करते हैं, लेकिन इसको हमने रिप्लेस करना है विद गुड़, ठीक है। तो इन 3 चीज़ों के अलावा आप एक्स्ट्रा में कोई भी चीज़ यूज़ कर लें, इन 3 चीज़ों के अलावा डेफिनेटली बनती ही नहीं है पंजीरी। अरे वाह, ज़बरदस्त। हमारे साथ लाइव कॉलर नसीम मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी नसीम, क्या पूछना चाहेंगे? मेरा सवाल ही पंजीरी में भी क्या क्या डालते हैं, ये भी सेहत के लिए, कमज़ोर बच्चों के लिए भी। अच्छा जी, वो पूछ रही हैं कि जो कमज़ोर बच्चे हैं क्या उनके लिए बेनिफिशियल है, ये भी आपने बताना है, और अगर हम उनके लिए पंजीरी बना रहे हैं तो उसके क्या इंग्रेडिएंट्स होने चाहिए? ओके श्योर। द थिंग इज़ के मेनली बच्चों को ना पंजीरी बनाने के 3 मेन इंग्रेडिएंट्स होते हैं। कुछ लोग इसको आटे से बनाते हैं, ठीक है, जो Okay. लाइक गंदम का आटा होता है उससे बनाते हैं। दूसरी तरफ कुछ लोग सूजी से बनाते हैं और तीसरी तरफ दाल से बनती है, ठीक है। ये 3 इसके जो है वो ऑप्शंस होते हैं। अब बच्चों के अंदर मेनली जो लोग पसंद करते हैं, चिल्ड्रन है डेफिनेटली, अब उनके अंदर एनर्जी प्रोडक्शन के लिए जो मैं रेकमेंड करती हूँ वो ये है कि आप सूजी से इसको बनाएं, ठीक है। सूजी अब से इसको वो बनाएं। बच्चों को पसंद भी आ जाती है, उसका टेस्ट भी काफ़ी अच्छा सा डेवलप होता है, और सूजी से अगर बनाएंगे तो उसके हेल्थ बेनिफिट्स बच्चों के अंदर ज़्यादा आएंगे एज़ कम्पेयर टू दाल एंड जो आटे वाली चीज़ है ना वो एक अलग सीन होता है। अच्छा, यहाँ पर आपने जैसे बच्चों की बात की, हम हर एज की बात कर लेते हैं कि आपको अगर हम बात करें अपने बुज़ुर्गों की और दे वांट टू टेक इट एज वेल, तो वो फिर उनके लिए कौन से इंग्रेडिएंट होने चाहिए? क्योंकि अभी आपने 3 एग्जाम बता दिए और बिल्कुल मैं ऐसा चाहती ही हूँ आप है। तीनों को एक्सप्लेन कर दें। ठीक हो गया। सबसे पहले जो मैंने चीज़ बताई है ना आटे वाली, आटे वाली पंजीरी मैं अभी प्रॉपर्ली आपको बता रही हूँ, ये पर्सनस यूज़ नहीं करें जिनको साइनसाइटिस है, एस्थमा है, कोई भी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है ना, वो आटे की पंजीरी को यूज़ नहीं करें, क्योंकि आटे का बेसिकली तासीर जो है वो ठंडी होती है, ठीक है। इसके अंदर होता ये है कि आपकी वो बॉडी को थोड़ा सा लाइक थर्मोजेनेसिस के प्रोसेस को रेगुलेट करती है। तो आपने आटे की पंजीरी को सिर्फ वही लोग पेशेंट्स यूज़ करें जिनको हम कस्टमाइज तौर पे देते हैं, ठीक है। और दूसरी जो 2 एग्ज़ाम है, दाल वाली और सूजी वाली, वो आप किसी भी एज ग्रुप को दे सकते हैं, जिनको जो पसंद है आप उनको दे सकते हैं। अच्छा, ख़वातीन के हवाले से यहाँ बात कर लेते हैं। ख़वातीन अक्सर जो है डिलीवरी के बाद इसका इस्तेमाल करती है, क्या ये इससे फ़ायदा होता है? और उनको भी बता दें कि कितनी मिकदार में इस्तेमाल करें। ओके श्योर। द थिंग इज़ के प्रेगनेंसी के बाद ये बहुत ज़्यादा माएँ बना के देती हैं, प्रॉपर ख़ानदानों में बनता है कि भाई पंजीरी तो लाजमी होनी चाहिए पोस्ट प्रेगनेंसी। अब उसमें होता ये कि ना कुछ ख़वातीन को एपिड्यूरल पेन बहुत होती है, ठीक है, लाइक बैक में पेन होती है। अब उनको ये लग रहा होता है कि डेफिनेटली वो जो लाइक सारा प्रोसेस से वो गुजरी हैं उसकी वजह से हो रहा होता है, लेकिन उनके अंदर अवेयरनेस नहीं है। वो इसलिए नहीं है क्योंकि वो पंजीरी को यूज़ करनी होती है एज अ डिनर, एज अ लंच, एज अ ब्रेकफास्ट, ठीक है। अब उन पेशेंट्स में क्या होता है कि ये वेट गेन करती है, ठीक है, और वेट गेन की वजह से उनको वो एपिड्यूरल पेन जो है वो कवर अप नहीं हो पा रही होती। सो दैट इज़ द थिंग कि उनको भी मैं यही रेकमेंड करूँगी, अगर आपने लेना है नॉट मोर देन 2 टेबल स्पून, दैट्स इट, इन अ डे? इन अ डे डेफिनेटली। ओके, इन अ डे। अच्छा तबस्सुम, ये बताइए कि आपने जहाँ हमें फ़ायदे बताए, नुकसानात भी बताए, आपने एज ग्रुप के हवाले से भी हमें बताया और इकसाम भी इन्होंने हमें बता दिए हैं। इंग्रेडिएंट्स की जानिब दोबारा आते हैं कि 3 तरह से आपने कहा है, आपको कौन सा सबसे बेटर लगता है? सबसे ज़्यादा अच्छा जो मैंने लाइक जिसके बहुत ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट्स हैं, सूजी की पंजीरी। बोन्स उसके के लिए अंदर- भी ये अच्छा होता है? बोन्स के लिए डेफिनेटली बोन्स, मैंने आपको पहले भी मेंशन किया, ओस्टियोपोरोसिस जिन पेशेंट्स के अंदर है, मेनली वुमेन के अंदर होता है, ख़वातीन के अंदर ओस्टियोपोरोसिस और ये आर्थराइटिस का मसला होता है, वो इसको यूज़ कर सकते हैं। इम्यूनिटी बूस्टर के तौर पे इसको हम यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर वो जो मैंने फूल मखाने का वाली बात बताई थी, वो आप अगर यूज़ अच्छा, कर वो लें तो क्या वो एक- आइटम है? फूल मखाना ना अच्छा, ये जो लोग मुझे देख रहे हैं, जो लोग इनको पता है वो डेफिनेटली इसको समझ जाएंगे। वो बहुत अच्छी लाइक इम्यूनिटी बूस्टर बोल्स होती हैं, वो आप किसी भी चीज़ के अंदर उसको ऐड कर लें। और उसके अलावा अगर आप इसकी एडिशन मज़ीद करना चाह रहे हैं, उसको मज़ीद कहते हैं ना न्यूट्रिशियस बनाना चाह रहे हैं, आप उसके अंदर अलसी को ऐड करें। अलसी के बीजों को ना ग्राइंड करके प्रॉपर्ली उसको ऐड करें रोस्टेड फॉर्म में, तो वो भी इसकी अफादियत को बहुत ज़्यादा इसकी बढ़ाएंगी। तासीर गर्म नहीं है? तासीर डेफिनेटली देखिए, मैंने आपको बताया सर्दियों के मौसम में यूज़ करें, 2 टेबल स्पून यूज़ करें, कुछ नहीं कहती। अच्छा जी, 2 टेबल स्पून अगर आप यूज़ करते हैं तो ये आपको कुछ भी नहीं कहती। कोई ऑल्टरनेट अगर आइटम की बात करें, वैसे तो जिस पे बात हो रही होती है हम उससे बिल्कुल भी साइड नहीं होना चाहिए, लेकिन सोच लें अगर, तो क्या कोई और भी ऐसी आइटम नज़र आती है आपको जो इसको कम्पीट करती है?
कम्पीट के बारे में अगर मैं बात करूँ ना, तो सर्दियों में मेनली लोगों की क्रेविंग्स होती है गाजर का हलवा, सोन हलवा। अब मैं अगर इन तीनों में कंपैरिजन करूँ ना, गाजर के हलवे, सोन हलवे में और ये पंजीरी में, तो आप लोग अपनी क्रेविंग्स को पंजीरी से अगर कवर अप कर रहे हैं ना, तो एक तो आपकी क्रेविंग्स कंप्लीट हो जाएंगी, और दूसरा ये कि न्यूट्रिशियस ये बहुत है, उसके अकॉर्डिंग, वो दूसरे हलवों के अकॉर्डिंग ना, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। अच्छा, तबस्सुम में सबसे ज़बरदस्त जो बात की थी ना, अभी तक लोग वही सोच रहे होंगे वेट लूज़ करने वाली कि अगर आप अपने नाश्ते की जगह पिंजीरी खा लेते हो तो आपका वज़न जो है कम हो सकता है। और क्या चैलेंज करती है, कितने डेज़ में, वीक में, मंथ्स में? अच्छा, ये तो हर पर्सन पे डिपेंड करता है, पर्सन की हिस्ट्री के अकॉर्डिंग, पर्सन का कितना वेट है, कितनी उसको मेंटेनेंस चाहिए, उसका वेट लॉस कितना होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग हम उसको प्रॉपर्ली ना कस्टमाइज डाइट प्लान बना के देते हैं, उसके अकॉर्डिंग फिर उसकी अमाउंट होती है। लेकिन वेट मेंटेनेंस के लिए, वेट लॉस के लिए डेफिनेटली एक डाइट प्लान है, प्रॉपर्ली उसको फॉलो करेंगे तभी वेट लॉस होगा, वरना नहीं होगा। लेकिन वेट मेंटेनेंस की अगर मैं बात करूं, तो आप उसको अगर नाश्ते की जगह स्किप, जैसे मैंने पहले भी बताया है कि आप नाश्ते को रिप्लेस करके अगर आप पंजीरी को उसमें इंक्लूड कर देते हैं, तो वो एक न्यूट्रिशियस डेंस आपका नाश्ता भी हो जाता है और आपको वो अल्टीमेटली वेट मेंटेनेंस में हेल्प करता है। अच्छा, समटाइम ये होता है कि मीठा लोगों को नहीं पसंद होता ना, कुछ लोगों को, वो क्या कर सकते हैं? वो फिर गुड़ को निकाल दें। अच्छा, उसके बिना भी चल जाएगा इट्स मतलब? ओके, कोई मसला नहीं है। अरे जिन वाह। पर्सन्स को अब मीठा पसंद नहीं जैसे है, कोई डायबिटिक पेशेंट भी जी होते जी हैं। बिल्कुल। अच्छा, वो स्टीविया को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं वो स्टीविया यूज़ कर लें। और बेसिकली डायबिटिक जो पेशेंट्स होते हैं उनको तो चीनी बहुत पसंद है, वो तो कह रहे होते हैं कि यार हमारी मीठी की क्रेविंग्स जो है वो कंप्लीट Exactly. कवर अप हो। तो इसीलिए मैंने बताया कि चीनी की जगह गुड़ को यूज़ करेंगे तो डेफिनेटली वो डायबिटिक पेशेंट्स भी इसको थोड़ा सा कंज्यूम कर सकते हैं, लेकिन इन अ लिमिटेड वे। अच्छा तबस्सुम, ये भी हमें लास्टली बता दें कि क्या कोई ऐसे लोग भी हैं, पेशेंट भी हैं, या कोई ऐसा एज ग्रुप है जिनको ये बिल्कुल भी नहीं खानी चाहिए? अच्छा, जो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स मैंने आपको बताया ना, साइनसाइटिस, एस्थमा और प्रॉपर्ली जो ब्रीथिंग मसले होते हैं जिन पर्सन्स के अंदर, जो पेशेंट्स होते हैं उनको एक्सक्लूड करके, ठीक है, लाइक उनके अंदर हम रेकमेंड नहीं करते इस चीज़ को, उनको एक्सक्लूड करके आप किसी भी एज ग्रुप में किसी भी पेशेंट को, किसी भी पर्सन को आप इसको दे सकते हैं इन अ लिमिटेड वे। अरे वाह, ज़बरदस्त। तबस्सुम बहुत मज़े की जी बातें कर रही हैं, आपको बहुत से फ़ायदे इन्होंने बता दिए। तबस्सुम, एक अच्छा सा सजेशन क्या देना चाहेंगी ख़वातीन को, खसूसन जो डिलीवरी के बाद इसका इस्तेमाल करती हैं, उनको एक अच्छा सा वे बता दें। और मुझे ये भी बताइए कि क्या अगर हम इसको, एक होता है ना कि आप कोई चीज़ खा रहे हैं, कोई मेडिकेशन कर रहे हैं, या आपने कोई टोटका ही इस्तेमाल किया हुआ है और उसके बस आप लोग लगे हुए हैं उसमें कि जी इसके बाद कुछ जादू हो जाएगा, तो क्या इसका तरीकाकार क्या है? लाइक अगर कोई 2 डेज़ लेता है और उसके बाद भूल जाता है, वीक इस्तेमाल करते तो भूल जाते हैं, तो क्या वो वापस वहीं पर आ जाएगा या फिर वो अपने दोबारा से स्टार्ट कर सकते हैं? लेट मी टेल यू वन थिंग दैट इट इज़ नॉट अ मेडिसिन। इसको हम कभी भी एज अ मेडिसिन के तौर पे यूज़ नहीं करते कि हमने इसको 5 दिन लेना है, 6 दिन लेना है, 7 दिन लेना है। इट इज़ नॉट लाइक दैट। ये जैसे वेट आहिस्ता आहिस्ता आपका वजन कम हो रहा है और आप भूल जाते हैं बीच में ना अपनी मसरूफ ज़िंदगी में, तो क्या वापस से आपको उसी रूटीन पे आना होगा? वापस रूटीन पे आना पड़ेगा। द थिंग इज़ कि वेट लॉस के लिए अगर आप इसको यूज़ कर रहे हैं, वो आप अकॉर्डिंग टू डाइट प्लान चलेंगे तभी आपको बेनिफिट होगा। ऐसे अगर आप उसको 2 दिन लेते हैं, 3 दिन लेते हैं, डेफिनेटली उसका फिर कोई असर ही नहीं होगा। सो दैट इज़ द थिंग कि अगर आप इसको जो है वो, आपने बोला कि कोई सजेशन अगर मैं दूँ, तो वो ये चीज़ होती है कि पोस्ट प्रेगनेंसी लेडीज़ के अंदर इसका वो बड़ा वो है कि भाई हमने लेना है फॉर द एनर्जी, और वो काम भी करती है क्योंकि इसके अंदर ग्राइंडेड फॉर्म में नट्स होते हैं, आपके पास देसी घी होता है, तो अल्टीमेटली आपको एनर्जी तो वो प्रोड्यूस करती है। और अगर मैं इसको रेकमेंड करूँ ना, तो आप लोगों ने इसको रात को दूध के ग्लास के साथ जो है इसको मैं रेकमेंड करती हूँ कि उसके साथ लें, तो डेफिनेटली इसके हेल्थ बेनिफिट्स मजीद एक प्रॉपर ये आपका जो है ना वो कोर्स बन जाता है। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। हमारे साथ जी तबस्सुम मौजूद थी। तबस्सुम ने पिंजीरी के फ़ायदे हमें बताए बाकायदगी से, और आप लोगों ने यकीनन इसका इस्तेमाल भी करना है। अगर आप लोग अपना वज़न कम करना चाहते हैं तो आप नाश्ते की जगह इसे 2 चम्मच खा सकते हैं। एक छोटे से ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे ट्यून। वेलकम बैक जी, गुड मॉर्निंग वंस अगेन। हम लोग आज बात करने वाले हैं बहुत ही अहम टॉपिक पे, रोशनी डालेंगे। उस पर रोशनी डालने के लिए मेरे साथ इस वक्त सेट पर मौजूद हैं फतीहा अशरफ। बहुत ही यूनिक नेम है जी आपका। कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? मैं ठीक ठाक। साइकोलॉजिस्ट हैं और इनसे जी हम आज बात करेंगे खुद पसंदी के हवाले से कि खुद पसंदी एक्चुअली होती क्या है। फतीहा, हाउ वुड यू डिफाइन इट? आप अपने अल्फाज में वजाहत कीजिएगा कि खुद पसंदी एक्चुअली है क्या?
खुद पसंदी बेसिकली अपने आप से मोहब्बत, सेल्फ लव, जो कि हर शख्स के लिए ज़रूरी है। हम अक्सर लोगों को देखते हैं वो अपने आप से बिल्कुल मोहब्बत नहीं करते, अपने आप को इग्नोर करते हैं। ऐसा भी नहीं करना चाहिए, अपने आप से मोहब्बत होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप अपने आप से मोहब्बत करेंगे, अपनी रिस्पेक्ट करेंगे, तो आप दूसरों की रिस्पेक्ट करेंगे। लेकिन वही चीज़ है कि हर चीज़ जो है वो एक बैलेंस पे अच्छी लगती है, एक मतलब बयाना रवि से अच्छी लगती है। अगर आप अपने आप से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करेंगे तो वो एक डिसऑर्डर बन जाता है, नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। अच्छा, किस तरह से बन जाता है? फॉर एग्जाम्पल आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ, जैसे कि खाना है वो बहुत मज़ेदार है, उसमें नमक ज़्यादा है तो वो बदजायका है। चाय में अगर चीनी बहुत ज़्यादा है तो वो पीने के लायक नहीं है। इसी तरह अगर आप अपने आप से बहुत ज़्यादा एडिक्ट हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा मोहब्बत करने लग जाएंगे, तो आपने पर्सनालिटी का डिसऑर्डर डेवलप हो जाएगा। कोई भी इमोशन है, गुस्सा है, प्यार है, मोहब्बत है, वो एक लेवल पे अच्छा लगता है। अगर वो एक लेवल से बढ़ जाए, किसी तो भी वो चीज़ की ज्यादती अच्छी नहीं ज़्यादती, होती है। हाँ, excess अच्छा, of अलामात everything is की bad. फतिया हम बात कर लेते हैं, क्या अलामात हैं? अगर इसके सिम्टम्स पे बात करें तो इसमें यह आ जाता है कि नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी के जितने भी लोग हैं वो अपने आप को बहुत ज़्यादा आला ज़र्फ समझते हैं। वो इस तरह समझते हैं कि वो कहते हैं कि सुबह से शाम तक सिर्फ हमारी तारीफ़ की जाए, हमारे कामों की तारीफ़ की जाए, कि सिर्फ हमें सराहा जाए। कहीं महफिल में जा रहे हैं तो सिर्फ उनका नाम लिया जाए, अपने अलावा वो किसी और को जो है वो अप्रोच नहीं करते। अगर किसी और को अप्रोच दे दी तो इससे जो है उनका मूड ख़राब हो जाता है। इनके एंगर इश्यूज़ काफ़ी ज़्यादा होते हैं। एंगर इश्यूज बहुत ज़्यादा होते हैं, जी राइट? बिल्कुल बिल्कुल। और ये जितने भी डिसऑर्डर हैं ये बचपन से डेवलप होते हैं, और सबसे ज़्यादा ज़िद्दी और ढीठ किस्म के हैं कि बचपन से जो है वो पेरेंट्स बच्चों में ये चीज़ डेवलप कर देते हैं, तुम अच्छे हो, तुम बेस्ट हो, ये चीज़ तुम्हें मिलनी चाहिए। फिर ऐसे लोग जो हैं क्रिटिसाइज़ को फेस नहीं कर पाते, वो कहते हैं मैं क्यों क्रिटिसाइज़ करूँ, मेरे लिए बेहतर है, ये मेरा राइट है। अच्छा, जैसे आपने बात की है कि ये घर से स्टार्ट होता है, तो इसमें तरबियत भी आ जाती है, आपका बिल्कुल, एनवायरनमेंट भी आ जाता है कि बिल्कुल। घर का माहौल ऐसा है कि जिसमें बताया जाता है कि आप सुपीरियर हैं। बिल्कुल। आपके जो आपका स्कूल की अगर बात कर ले तो आपके क्लास फेलोज हैं, आपका सर्कल है, फ्रेंड सर्कल है, जो भी आपके अराउंडिंग सराउंडिंग के लोग हैं, आप उनसे सुपीरियर हैं, मतलब उनको फिर घर से बिल्कुल सिखाया जाता है। बिल्कुल, बचपन से उनको यही चीज़ जो है वो सिखाई जाती है। जैसे बचपन से बच्चों को सच बोलना सिखाया जाता है, इसी तरह बचपन से यही चीज़ जो है उनके अंदर डेवलप की जाती है कि तुम सबसे आला हो, तुमने सबसे जो है वो हाईएस्ट लेवल पे रहना। फिर जब उन्हें ये सोसाइटी से चीज़ नहीं मिलती तो वो फिर जो कम्प्लेक्स में आ जाते हैं कि क्यों नहीं मिल रही, हमारे साथ ही क्यों हो रहा है, तो उनके एंगर इश्यूज़ डेवलप हो जाते हैं, वो डिप्रेशन में चले जाते हैं, उनके बाकी डिसऑर्डर जो है वो साइड बाय साइड हो जाते हैं। किसमें ज़्यादा पाया जाता है, ख़वातीन में या मर्द में? ये मर्द हजरात में ज़्यादा होता है। एक रिसर्च के ये आप इसलिए अकॉर्डिंग तो नहीं कह रही कि आप खुद खातून हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। एक रिसर्च की गई थी, मुझे भी यही लगता था कि ख़वातीन अपने आप से ज़्यादा मोहब्बत करती हैं, वो अपनी अदाओं से ज़्यादा मोहब्बत करती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ये मर्द हजरात में इसका स्टेटस जो है वो फीमेल के अकॉर्डिंग ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि मर्द हजरात जो है उनको सोसाइटी में एक नाम चाहिए होता है कि अगर मेरे पास गाड़ी है तो मेरी गाड़ी की तारीफ़ हो, मेरे पास ये चीज़ है तो हमारी इन चीज़ों की तारीफ़ हो। हमारी सोसाइटी में कहीं ना कहीं फ़ीमेल को आज के दौर में भी इग्नोर किया जाता है। वो कहते हैं कि नहीं, फ़ीमेल है, ठीक है, लेकिन मर्द हजरात में एक नाम आ जाता है, अगर ये नाम है तो मैंने इसको कायम रखना, लोग मेरी तारीफ़ करें, लोग अच्छा मेरे फतिया, काम को इसको हम पहचानें। मैं वाले फॉर्मेट में भी ले सकते हैं कि आपके अंदर एक मैं आ जाती है कि आई एम द बेस्ट, आई एम सुपीरियर। अच्छा, इसको लोग क्या बीमारी भी कंसीडर करते हैं? लोग हमें इसको करनी चाहिए? लोग इसको जो है वो बीमारी बिल्कुल भी नहीं कंसीडर करते। पर्सनालिटी के जितने भी डिसऑर्डर हैं वो कभी भी इस चीज़ को बीमारी नहीं समझते। वो कहते हैं ये कोई बीमारी नहीं है, ये कुदरती बात है, ऐसा नेचुरल है। बल्कि ऐसा नेचुरल नहीं है, ये एक बीमारी है, एक जहनी बीमारी है जो कि 18 साल की उम्र के बाद जो है वो ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाती है, ज़्यादा इस चीज़ को जो है लगते हैं, लेकिन लोग कभी भी इस चीज़ के इलाज के लिए नहीं आते। अच्छा, लोग कभी भी इसके इलाज की तरफ नहीं आते हैं क्योंकि ये साइकोलॉजिस्ट हैं और इनसे हम जानते हैं कि इसको दूर कैसे किया जा सकता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये बचपन से डेवलप होती है, तो सबसे पहले जो है वो आपके घर की तरबियत, माँ की गोद जो है वो बच्चे की पहली दरसगाह है। जो चीज़ उसे घर से सीखने को मिलती है वो उसकी लाइफ में फुल ऑफ लाइफ पे असर होती है। तो आप बच्चों को बहुत ज़्यादा पैम्परिंग मत बनाएं। सोशल मीडिया का इस्तेमाल जो है वो इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। सोशल मीडिया की वजह से ये डिसऑर्डर ज़्यादा डेवलप हो गया है, लोग ज़्यादा इस चीज़ के एडिक्ट हो गए हैं। वालिदैन को चाहिए कि वो बच्चों की तरबियत में हमेशा मॉडरेट रहे। अगर कोई चीज़ उन्होंने अच्छी भी की है तो अप्रिशिएट ज़रूर करें, रीइंफोर्समेंट उनको ज़रूर लेकिन करें, इतना ज़्यादा अप्रिशिएट ना करें कि वो खुद को ये समझे कि वो कुछ अलग उनसे वो सबसे बेस्ट है, उससे आगे कोई भी नहीं है।
अच्छा, सबसे बेस्ट है। अच्छा, ये वाकई में अगर इसके बारे में हम सोचें तो ये एक डिसीज़ है, और ये इस कदर बुरी डिसीज़ है कि आपको ये आपका मुस्तकबिल तबाह कर सकती है, क्योंकि आप जब अपने आसपास के लोगों को अहमियत नहीं देंगे और ख़ुद को सुपीरियर समझेंगे तो ना आपको सजेशंस मिलेंगे और ना ही आप खुद पे फोकस कर सकेंगे। आपको लगेगा आप सही जा रहे हैं। हाँ, और इसमें तो वो मिस्टर परफेक्ट और मिस परफेक्ट वाला सीन भी आ जाता इन है। लोगों में जो फीलिंग्स नहीं होती, कोई इमोशनल्स को फीलिंग्स नहीं होते, इनके रिलेशनशिप अच्छा। जो है वो स्टेबल नहीं होते। वो हमेशा यही कहते हैं कि तुम मेरा दोस्त हो, तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट बात नहीं है। ये मेरी पर्सनालिटी ऐसी थी कि तुम मेरे दोस्त बने, मेरे पास पैसा है, मेरी तारीफ़ करें, इनकी सुबह से शाम तक भी तारीफ़ की जाए तो इन लोगों को यही लगता है कि अभी भी आपने मेरी तारीफ़ नहीं की। अब मर्द हजरात हैं, फीमेल है, कोई भी है, इन लोगों के रिलेशनशिप्स में बहुत इश्यूज़ होते हैं। हमेशा अपना नाम, अपने आप को अप्रोच करते हैं, ये खोखले होते हैं, इनमें सेल्फ इस्टीम नाम की कोई चीज़ नहीं होती। इनका अच्छा, सबसे बड़ा ये बताइए drawback कि है। आपके पास किस तरह के पेशेंट्स विजिट करते हैं? मोस्टली आजकल जो है वो रिलेशनशिप इश्यूज जो हैं वो ज़्यादा आते हैं कि जो हमारी सोसाइटी में चल रहा है, रिलेशनशिप के अकॉर्डिंग जो है वो फिर डिप्रेशन में चले जाते हैं, एंजाइटी में चले जाते हैं। तो ये सोसाइटी का जो है वो कॉमन फैक्ट्स है, और इसमें जो सबसे इस पे ज़्यादा कैसी बातें करते हैं वो आके? कॉम्प्लेक्स का शिकार हो जाते हैं, एहसास कमतरी का शिकार हो जाते हैं, क्या होता है? रिलेशनशिप के ब्रेकअप के बाद कि मेरे साथ फ्यू मंथ्स पहले जो है मैं रिलेशनशिप में था, बाद में मेरे साथ इस तरह हो गया, अब जो है मैं इस चीज़ को कैसे ओवरकम करूँ। इसमें जो मैं सबसे ज़्यादा बड़ा फॉल्ट समझती हूँ वो पेरेंट्स का समझती हूँ। आजकल के वालिदैन के पास बच्चों के लिए सुनने के लिए टाइम नहीं है, तभी तो वो साइकोलॉजिस्ट के तब पास पेरेंट्स को आते आप पे बहुत गुस्सा आ रहा होगा। हैं। ये रियलिटी है। अब बच्चे आते हैं वो यही कहते हैं कि हमारे वालिदैन हमें अंडरस्टैंड नहीं करते। अगर वालिदैन उन्हें अंडरस्टैंड करे, समझे, तो उन्हें क्या ज़रूरत है हमारे पास आने की। और समझाए भी। अच्छा, आपने पहली दरसगाह की बात की, हम दूसरी दरसगाह की जानिब चले जाते हैं, जो आपके स्कूल्स हैं, आपके कॉलेज हैं, कॉलेजेस यूनिवर्सिटी है, उस हवाले से बताएं। अब जितने भी रिलेशनशिप इश्यूज हैं वो मोस्टली आजकल यूनिवर्सिटी से ही होते हैं। हम किसी चीज़ को गलत नहीं कह सकते, ना पॉइंट आउट कर सकते, क्योंकि ये सोसाइटी का हिस्सा है। लेकिन आपके घर का इन्वायरमेंट, क्योंकि वापस जो है आपने इन्वायरमेंट में ही जाना है, कैसा है। अगर बच्चे और वालिदैन जो है वो दोस्त हैं तो मेरे ख्याल में कोई भी अपने कोई साइकोलॉजिकल इश्यूज़ ना हो। लेकिन पेरेंट्स जो है वो बच्चों को हर सहूलत दे देते हैं, लेकिन उनको सुनते नहीं हैं, उनको अंडरस्टैंड नहीं करते। जितने भी आते हैं यही कहते हैं कि हमारे पास पैसा है, लेकिन ज़हनी सुकून नहीं है। जहनी सुकून। अच्छा, कितनी कैटेगरीज हैं इसमें, किस तरह के लोग आ जाते हैं इसमें? कुछ लोग ऐसे भी आते हैं जो दूसरों को देख के ये सोचते हैं कि इसके पास ये है, ये मेरे पास होना चाहिए, या इसके पास जो है वो मेरे पास भी है लेकिन मेरे पास बेटर है। हाँ, होते हैं। रिलेशनशिप इश्यूज़ के अकॉर्डिंग अगर कहें ना तो बहुत ज़्यादा कंपेयर करते हैं कि अगर इसका अच्छा है तो मेरा क्यों नहीं है, अगर इसको इतना मिल रहा है तो मुझे क्यों नहीं मिल रहा। फिर उन्हें यही समझाया जाता है कि आप उसकी जो है वो 90% को अपनी 200% से कंपेयर कर रहे हैं और डिप्रेशन में जा रहे हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्या पता उसके पास ज़हनी सुकून ना हो और आप फिर भी ठीक हो। इसीलिए हमेशा जो चीज़ आपके पास है सिर्फ उसी चीज़ पे खुदा का शुक्र अदा करें। लेकिन वो हमेशा वो लोग बेहतर से बेहतर की तलाश करते हैं कि नहीं, अगर ये चीज़ है और इस तरह हम ऐसे ही है। शायद ज़िंदगी में हम लोगों ने खुश रहना कभी सीखा ही नहीं है। हम अपनी बात करें तो ऐसी एक चीज़ ख़त्म हो गई है, दूसरी मिलनी चाहिए, तीसरी मिलनी बिल्कुल जी, चाहिए। फितरती तौर पर इंसान जो है नाशुक्र है। फतिहा, ये बताइए कि ट्रीट कैसे करती हैं? क्या मेडिकेशन की जानिब लेकर जाती हैं या उनको मसरूफ़ करने की कोशिश करती हैं? सबसे पहले अगर तो पेशेंट्स के सिम्टम्स हैं, जितने भी ये पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स के लोग आते हैं, जैसे कि बॉर्डर लाइन है, नार्सिसिस्टिक है, एंजाइटी के रिलेटेड है, अगर तो इनका ट्रीटमेंट सिर्फ माइल्ड लेवल का तो सिर्फ थेरेपी के ज़रिए जो है उनको ट्रीट किया जाता है। लेकिन अगर उनके सिम्टम्स जो है स्वेयर हैं, फिर उनको मेडिसिन की तरफ लेके जाया जाता है। उन्हें यही बताया जाता है व्हाट काइंड ऑफ मेडिसिन? ये जो है वो उनके अकॉर्डिंग ही दी जाती है कि किस तरह की। उसमें यही होते हैं ज़्यादातर स्लीपिंग पिल्स है कि उनको सुला दिया जाता है। डॉक्टर्स यही कहते हैं वो जितना ज़्यादा सोएंगे, जितना ज़्यादा रेस्ट करेंगे, उतना ज़्यादा वो बेहतर होंगे। लेकिन मैं फिर भी यही कहती हूँ क्योंकि ज़िंदगी के मसले तो उन्होंने खुली आंख से देखते हैं और प्रॉब्लम वहीं पे वही है। तो मैं पेशेंट्स को इस तरह तैयार करती हूँ कि वो जब आंख खोले, जब वो सामने चीज़ों को देखें तो उनको मैनेज करना है। उन्हें यही कहा जाता है कि आपके प्रेजेंट को जो है सिर्फ हम उस चीज़ को बेहतर कर सकते हैं। ना मैं आपके पास्ट को आपकी मेमोरी से डिलीट कर सकती हूँ, ना आपके फ्यूचर को, लेकिन सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट में फोकस करना है। इस चीज़ को हम बेहतर कर सकते हैं। अच्छा फतिहा, यहाँ पर मेरे जहन में एक सवाल आ रहा है, विच इज़ कि आपके पास जो पेशेंट्स विजिट करते हैं जी, वो उनमें से कितने ऐसे पेशेंट्स हैं जिनको मालूम है कि वो इस मर्ज में मुब्तला हैं और वो आके आपको बताते हैं कि हमें फ़लानी चीज़ से डिप्रेशन है और हम इस तरह से अपने माजी को गुजार चुके हैं, हम कैसे बेहतर हो सकते हैं? मेरे पास जितने भी ज़्यादातर पेशेंट्स आते हैं ना वो यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट हैं और उनको खुद पता होता है, वो खुद भाई aware पढ़ने होते जाते हो हैं। तुम लोग, ठीक है ना? लेकिन रिलेशनशिप से ब्रेकअप के बाद आते हैं कि इस ब्रेकअप से कैसे निकला जाए। हमारे घर वाले हमें अंडरस्टैंड नहीं कर रहे, हमें शादी करनी है, हम भूल नहीं सकते। और आजकल लिविंग रिलेशनशिप बहुत कॉमन हो गया है।
तो ये बहुत यूरोप ज़्यादा बनता जा रहा है, जी, मतलब पाकिस्तान बिल्कुल हमारा। बिल्कुल। क्या सजेस्ट करेंगी? उसके लिए यही सुजेशन है कि माँ बाप जो है फिर अर्ली एज में अपने बच्चों की शादियाँ कर लें, ताकि कम से कम वो इस चीज़ से तो ओवरकम हो। लेकिन हम लोग कहते हैं कि पहले बच्चा कमाए, बड़ा हो जाए, तो फिर यही चीज़ें जो है वो कॉमन होनी है। कोई आसान तरीका ऐसा बताएं जिससे डिप्रेशन से भी निकला जा सकता है और इस चीज़ से बचा भी जा सकता है। पेरेंट्स के लिए भी एक अच्छा सा पैगाम दे दें जी। और जो स्टूडेंट्स आपके पास आते हैं उनको भी अच्छे से समझाएं। डिप्रेशन में सबसे पहले तो हमारी सोसाइटी में एक अलमिया बन गया कि मैं गरीब हूँ तो मुझे डिप्रेशन में आना है। गरीब होना कोई बुरी बात नहीं है। अगर गरीब होना इतनी ही बुरी बात होती तो हम अपनी हिस्ट्री इस्लाम की उठा के देख लें तो कौन गरीब नहीं था। लोगों को यही लगता है मैं गरीब हूँ, मुझे डिप्रेशन में आना है। ये बात सबसे पहले उन्हें निकालनी चाहिए, एफर्ट करनी चाहिए आपकी लाइफ में जितना है उस चीज़ को एक्सेप्ट करें। हम लोग एक्सेप्ट नहीं करते, हसद बहुत है लोगों की। बहुत खूबसूरत इन्होंने बात की है, सच तो में। हसद की वजह से जो है ना वो बहुत ज़्यादा लोग जो है वो जेलसी में, उसके पास ये है मेरे पास क्यों नहीं है, सब कुछ होने के बावजूद वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। आपकी मेंटल हेल्थ जो है वो आपके अपने हाथ में है। अगर आप मेंटली तौर पर आप सीख के हैं तो आप फिजिकली तौर पर कभी ठीक नहीं हो पाएंगे। इसके लिए ज़रूरी है कि अपनी फिजिकल एक्टिविटी को लेके, फिजिकल एक्टिविटी में ये नहीं है कि आप 2-2 घंटे की वॉक कर लें, आप कहीं बाहर जा रहे हैं, कहीं टेरेस पे बैठे हैं, ये भी आपकी फिजिकल एक्टिविटी है। लोगों से मिले, सोशल हो। कैसे लोगों को साथ मिलना चाहिए? जिन लोगों की कंपनी में आप खुद को रिलैक्स करते हैं, ऐसे टॉक्सिक लोगों को नहीं जो आपको क्रिटिसाइज करते हैं, ऐसे लोगों से दूर ऐसे रहें। लोगों को स्टेटस इशू भी बहुत ज़्यादा होता बहुत ज़्यादा, है, बिल्कुल। ब्रांड कॉन्शियस होंगे, स्टेटस इश्यूज होंगे, ये भी एक बीमारी है। ये भी बीमारी हाँ, है। ये भी एक जहनी बीमारी है। ब्रांड कॉन्शियस होना, महंगे मोबाइल का शो ऑफ करना, गाड़ियों का शो ऑफ करना, ये भी एक जहनी बीमारी है। ये लोग जहनी तौर पर ज़्यादा बीमार होते हैं। फतिया, हमारे साथ एक लाइव कॉलर मौजूद है। हैदर, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। हैदर, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी जी वालेकुम सलाम। जी हैदर, क्या पूछना चाहेंगे? मैडम, मैंने ये मालूम करना है कि आजकल ना मुझे एंजाइटी बहुत ज़्यादा हो रही है, तकरीबन कोई 3-4 महीने से ना। तो मैं सोचता हूँ कि ये काम होगा, उसी वाले से फिर वो काम जब नहीं होता, ये होना होता है ना, उससे परेशानी बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो इससे बचाव का तरीक़ेकार क्या है? अच्छा जी, एंजाइटी बहुत हो रही है आजकल और वो कह रहे हैं कि मैं जो काम करना चाहता हूँ वो नहीं होता है। इसका क्या तरीका? एंजाइटी के बेसिकली पीछे अगर रीज़न देखा जाए तो ओवर थिंकिंग होती है। लोग ओवर थिंकिंग बहुत करते हैं, थॉट्स, नेगेटिव थॉट्स। जितनी ज़्यादा आप ओवर थिंकिंग करेंगे, इट्स मीन आप नेगेटिव थॉट्स की तरफ जा रहे हैं। नेगेटिव थॉट्स की वजह से आपका कोई भी काम जो है वो स्टॉप हो जाता है। सबसे पहले अपने टाइम मैनेजमेंट करें कि आपकी लाइफ में है क्या। हम जो है मोस्टली टाइम जो है वो मोबाइल फ़ोन में बिजी होते हैं। अपने दिन के 3-3 घंटे जो है मोबाइल फ़ोन में कर देते हैं एक्सप्लोर, हमें पता ही नहीं होता। सबसे पहले आपको टाइम मैनेजमेंट की स्किल्स आनी चाहिए। इसके लिए बेहतर तरीका ये है कि आप सुबह उठते हैं, आपको पता हो कि आपने 7 से 8 क्या किया, 8 से 9, मतलब एक टाइम मैनेजमेंट की स्किल्स बना दें सोने टाइम तक कि आपने अपने टाइम को कैसे अच्छा, यूटिलाइज जिंदगी किया। इस कदर मसरूफ हो गई है कि टाइम मैनेजमेंट की आपने जो बात की, इसको कैसे मैनेज किया जाए? ज़िंदगी मसरूफ़ नहीं होगी, हमने खुद को कर लिया है। अगर आप अपने टाइम को रात को एक एनालिसिस करें कि आज 7 से 8 मैंने ये काम किया, 8 से 9 स्टडी की, 9 से 10 जो है वो सोया, तो आपको पता लगेगा कि आपने यूजलेस एक्टिविटीज़ ज़्यादा की है। इसमें कोई भी प्रोडक्टिव काम जितने भी थे वो आपसे बहुत कम हुए, अनप्रोडक्टिव कामों की तरफ आप ज़्यादा गए हैं। हम ज़्यादा अपना टाइम को वेस्ट करते हैं, यूटिलाइज़ नहीं करते। अपने टाइम को वेस्ट नहीं करना, यूटिलाइज़ करना है। एक स्केड्यूल बनाए कि आपने हर घंटे में कौन कौन सी एक्टिविटी को लेकर अच्छा, 2 दोस्त है, एक में बहुत ज़्यादा मैं पाई जाती है जो हम अभी बात कर रहे हैं, स्टेटस इशू है। जो साथ वाला है वो नॉर्मल है, वो कैसे उसको नॉर्मल कर सकता है? मतलब हमारे देखने वालों में वो भी व्यूअर्स है ना जिनके दोस्त कुछ ऐसे हैं, उनको ठीक करना चाहते हैं वो, तो क्या करना चाहिए? असल में जिसमें मैं पाई जाती है ना, वो अपने आप को कभी भी गलत नहीं समझेगा। वो कहेगा कि मैं ठीक हूँ, तुम गलत हो। क्योंकि ये जितने भी पर्सनालिटी के होते हैं ना, या बॉर्डर लाइन पर्सनालिटी के लोग या एंटी सोशल, वो यही कहेंगे मैं ठीक हूँ, तुम गलत हो। तुम अपने आप को चेंज करो, ठीक है? तुम अपने आप को चेंज करो, तुम्हें चेंज होना चाहिए, तुम्हें अपनी सोच को बड़ा करना चाहिए, तुम्हें ब्रांड ख़रीदना चाहिए, अच्छे फ़ोन ख़रीदने चाहिए। लेकिन मैं वाला जो है वो कभी भी ठीक नहीं होगा, वो ऐसे तो वो ही नहीं ठीक चलेगा। होगा। ये वैसे आप डॉक्टर वाली बात कर रहे हैं। अच्छा जी, हमारे साथ फतिया अशरफ मौजूद थी, बहुत ही प्यारी सी अच्छी सी साइकोलॉजिस्ट। बहुत ही मज़े की बातें की, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, आप यहाँ पर आई। अच्छा जी, बात कर लेते हैं पॉजिटिविटी की। आप जनाब पॉजिटिव सोचा करें, ओवर थिंकिंग ना किया करें। और इन्होंने एक बहुत ही खूबसूरत बात की जो मुझे बहुत अच्छी लगी कि जो आपके पास है
उसको एक्सेप्ट करें, उसमें खुश रहना सीखें, ज़्यादा ओवर थिंकिंग नहीं करनी है। किसी को देख के आपने ये नहीं सोचना है कि उसके पास ये है, मेरे पास क्यों नहीं है। अल्लाह सुब्हान व तआला का बनाया हुआ एक निज़ाम है, अगर सभी परफेक्ट हो जाएंगे तो आपका तो इस दुनिया में रहने का कोई मकसद ही नहीं बचेगा। अपने एम सेट करें, अपनी मंजिल देखें कि आपने कहाँ तक पहुँचना है, कैसे पहुँचना है, और एफर्ट करते रहें, बिल्कुल मायूस ना हो, डिप्रेशन का शिकार ना हो। और एक और बात फ़तिया ने बहुत अच्छी की कि गरीब होना कोई बुराई नहीं है। आप एफर्ट्स करते रहा करें, अपने एम सेट कर लें कि जी हम ये करेंगे तो कुछ बन जाएंगे, और यकीनन जो कोशिश करता है अल्लाह उसी की मदद करता है। एक छोटे से ब्रेक के बाद वापस आते हैं और प्रोग्राम को कंटिन्यू करते हैं। स्टे ट्यून्ड।